दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में रहने वाले पैलेस्टीनियंस के लिए नया घर ढूंढा है। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि गाजा में तो भाई वो सी फेसिंग प्रॉपर्टी है, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। वहां तो बढ़िया, अगर आप देखें तो रिजॉर्ट वगैरह बनने वाला है। अब इस बीच में सवाल पूछा गया, गाजा में रहने वाले लोगों का क्या होगा? तो नए नए देश ढूंढे जा रहे हैं और अब जहां पर सुई अटकती हुई दिख रही है वो है अफ्रीका का सोमालीलैंड। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है गाजा के लोगों को वहां भेजा जाएगा। काफी जोर शोर से बात हो रही है सोमालीलैंड के, अगर आप देखें तो फॉरेन मिनिस्टर से। उन्होंने भी स्वयं एक बयान दिया है कि हमें कुछ चाहिए, अगर वो दे दोगे तो हम गाजन्स को ले लेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसी बीच में पैलेस्टीन के ऊपर कहीं ना कहीं इजराइल ने भी प्रेशर बना दिया है। वापस से गाजा में बॉम्बिंग चल रही है। कारण बड़ा सरल है, गाजा के रहने वाले लोगों को कहीं से भी ये ना लगने लगे कि वो यहां पर रह सकते हैं। उनके ऊपर प्रेशर बना रहेगा तो उनको मजबूर किया जाए कि वो गाजा छोड़े, ताकि वहां पे ट्रंप अपना रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जो भी अमेरिकन कॉर्पोरेशन वगैरह करना चाहे, वो कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, मार्च से ही इस प्रकार के न्यूज आने शुरू हो गए थे कि यूएस और इजराइल अलग अलग देशों से बात कर रहे हैं, जिसमें सूडान है, सोमालिया है, सीरिया है, कि गाजन्स को वापस से वहां पे रीसेटल किया जाए। अब अगर आप देखें तो सीरिया की जब बात हुई तो सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा, जी मैं कैसे कर दूं, मैं तो स्वयं कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए लड़ रहा हूं। अगर वैसे तो मैं ढोंगी हूं, मैं सूट वूट पहनने लगा हूं आजकल, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कहीं ना कहीं मेरे क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठने लगेगा। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया, जी हम तो नहीं आने देंगे, कहीं ना कहीं ये बड़ा सीरियस क्राइम होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहां पे सूडान ने भी कह दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तो पैलेस्टीनियंस को अपने देश में नहीं आने देंगे। अब दोस्तों, यहां पे सोमालिया से जब पूछा गया तो सोमालिया ने कहा, ना जी, हमारे किसी भी टेरिटरी में हम पैलेस्टीनियंस को नहीं बसाने वाले। लेकिन यहां पे एक रीजन है, जी हां दोस्तों, सोमालीलैंड, जिसने बड़े क्लियरली कह दिया है कि गाजन रेसिडेंट्स हमको भेजेंगे, हम ले लेंगे, बदले में हमें कुछ चाहिए। उन्होंने कह दिया कि हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पे इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने जो कहा है ये सबके सामने आया है। अल जजीरा अरेबिक ने भी इसको कवर किया है कि सोमालीलैंड वो रीजन है जो कि कह रहा है कि हम गाजन्स को लेने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों, यहां पे यदि आप देखें तो कई लोग कह रहे हैं, जी ये तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, सोमालिया ने मना कर दिया, सोमालीलैंड कौन होता है कहने वाला। तो यहां पे बहुत फंडामेंटल दोस्तों एक अंतर है सोमालिया सोमालीलैंड में, जिसको हम जानेंगे। और ऐसे ही नहीं, इजराइल ने इस प्रकार का गाजा में सीज फायर होने के बाद वापस से स्ट्राइक स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल अभी न्यूज है, इजराइल ने स्कोर्स इन गाजा किल किया और ये सारी बॉम्बिंग वगैरह वहां पे चल रही है। कारण बड़ा सरल है, अगर आप देखें तो नेतन्याहू यहां पर चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से समाप्त किया जाए, और इसके लिए इफ नीडेड तो वहां पे प्रेशर बना के रखना होगा, ताकि गाजा के लोग छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, उनको जहां भी बसाया जाए वो हैप्पीली चले जाएं। तो दोस्तों, यहां पे सोमालिया, सोमालीलैंड, पुंटलैंड क्या है, क्या इनमें फंडामेंटल अंतर है, और एग्जैक्टली सोमालीलैंड ने क्या डिमांड की है, जो कि कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो वो इजराइल और यूएस उनको ऑफर करने को तैयार है, जिसके बदले में वो गाजन लेंगे। तो हमें ये जानना पड़ेगा। और यहां पे सोमालिया क्यों नाराज हो रहा है यदि सोमालीलैंड ऐसा कर रहा है? तो आइए जरा इस कंसेप्ट को समझते हैं, क्या फंडामेंटल डिफरेंस है इन सब में और क्या एग्जैक्टली जियोपॉलिटिकल प्ले यहां पर हो रही है। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। दोस्तों, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, एक साल की सब्सक्रिप्शन 22,999 में, 2 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 में, और इसके सिवा अगर आप देखें तो दोस्तों 30 महीने वाला कोर्स ड्यूरेशन, जिसमें फ्री एक्सटेंशन आपको 12 महीने का मिल रहा है, वो 38,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। दोस्तों, ये सब का सब सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, बेसिक टू एडवांस बैचेस मिलते हैं, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जरा देखते हैं सोमालिया, सोमालीलैंड और पुंटलैंड क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, यहां पे आप ये जो देश देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जिबूती, यहां पे जिबूती है, यहां इथियोपिया है, और ये जो पूरा का पूरा देश है दोस्तों, ये सोमालिया है। दिस इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, हम भी जिसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये वो देश है, सोमालिया है। ये एक सोवरेन कंट्री है, ऑफिशियली इसका नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया। हुआ यूं दोस्तों, 1991 में यहां पर होता है सिविल वॉर, जिसके बाद ये कोलैप्स कर जाता है, और तब से यहां पे इंस्टेबिलिटी चलती जा रही है। यहां पे अगर आप देखें तो अलग अलग टेरर ग्रुप्स भी ऑपरेट करना शुरू कर गए। अब दोस्तों, जैसे ही ये कोलैप्स होता है, होता यूं है, इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आप यहां पे देख रहे हैं, ये हिस्सा अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है और अपना नाम रखता है ये सोमालीलैंड। ये स्वयं अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है और कहता है, जी मैं सेपरेट सोवरेन नेशन हूं और मुझे वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अब चाहिए। अगर आप देखें तो ये जो सोमालीलैंड है, इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर
सोमालीलैंड को अगर आप देखिए कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, इतना बड़ा ये देश है, केवल एक देश है यहाँ पे इथोपिया रिकॉग्नाइज करता है। कारण क्या है, इथोपिया ने सोमालीलैंड में यहाँ पे जो पोर्ट है, पोर्ट ऑफ बर्बरा, उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इथोपिया दरअसल दोस्तों लैंडलॉक हो जाता है तो उसको पोर्ट का एक्सेस चाहिए, तो पोर्ट ऑफ बर्बरा सोमालीलैंड ने दिया है। बदले में इथोपिया ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करेंगे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसीलिए कहीं ना कहीं सोमालीलैंड सोमालिया से टूट के ही निकल रहा है। यहां पे दोस्तों आप और एक रीजन देखेंगे, ये है पुंटलैंड। पुंटलैंड जो कि आप बार बार सुनेंगे, कुछ ये वाला जो रीजन है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये वाला एग्जैक्ट रीजन होता है। अब अगर आप पुंटलैंड की बात करें तो ये भी उसी इंस्टेबिलिटी में टूट के अलग हुआ। ये सेमी ऑटोनॉमस रीजन बन गया, लेकिन ये सेपरेट कंट्री नहीं चाहता, ये विद इन सोमालिया रहना चाहता है। तो ये तीन देश हैं जो आपको समझने होंगे। अब जरा यहां पे दोस्तों सोमालीलैंड के बारे में समझते हैं। आप देख सकते हैं सोमालिया का ये फ्लैग है, नीला फ्लैग है, उसमें सफेद सितारा है, और ये सोमालीलैंड का फ्लैग है जो आप यहां पे देख रहे हैं। तो दोस्तों सोमालीलैंड अगर आप देखें तो इसका गवर्नेंस अपना स्वयं का गवर्नमेंट है जो कि हरगेसा में बेस्ड है। इसके सिवा काफी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। सोमालिया की तुलना में सोमालीलैंड में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, और जब से ये इंडिपेंडेंट हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पे हो रहा है। अगर आप देखें तो सोमालीलैंड ने अपना इंडिपेंडेंस सोमालिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉल के बाद यानी 1991 में किया था, और उसका कहना बड़ा सरल था। देखिए हमारा इतिहास भी अलग होने का ही है। कारण क्या है, जो सोमालीलैंड रीजन है ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, और बाकी सोमालिया जो आप यहां पे देख रहे हैं ये इटालियन कॉलोनी था। तो इस वजह से सोमालीलैंड का कहना है कि हमारा इतिहास अलग है, जिस वजह से हम अपनी सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों हुआ यूं कि ये दोनों ही मर्ज हो गए थे 1960 में, और एक सोमालिया नाम का देश बनाया था। लेकिन 1991 से जब से यहाँ पे इस प्रकार से इंस्टेबिलिटी हुई, तब से ये ब्रिटिश वाला इलाका अलग हो चुका है। अब दोस्तों हुआ यूं है कि इसको किसी भी यूएन ने और अधिकतम देशों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन ये उसी की लालसा रखता है। आज सोमालीलैंड का अपना फ्लैग है, अपनी करेंसी है, अपने बॉर्डर्स हैं, यहां तक कि इनके लोग भी अपने आप को एक सेपरेट लोग मानते हैं। कहते हैं हम सोमालिया नहीं है, वी आर सोमालीलैंड पीपल। दोस्तों यहां पे आप जिनको देख रहे हैं ये प्रेसिडेंट है सोमालीलैंड के, और ये 12 दिसंबर 2024 से प्रेसिडेंट हैं। ये आपको जानना होगा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को टर्म दिया गया है 5 साल का, 2 टर्म, उससे अधिक प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो ये छठे प्रेसिडेंट है 1991 से, यानी रेगुलर इलेक्शंस हो रहा है जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। दरअसल दोस्तों सोमालीलैंड और पुंटलैंड के बीच में ये वाला जो इलाका है, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी इनके बीच में आपको देखने मिलता है। अब जरा आते हैं मुद्दे पे। तो सोमालीलैंड अगर आप देखें तो वहां पे गाजन्स को सेटल करने की बात हो रही है। ये सोमालीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने इजराइल के ब्रॉडकास्टर को क्या कहा, बड़ी ही क्रिप्टिक भाषा में कुछ कहा है, जरा सुनिए। वी आर ओपन टू डिस्कशन ऑन एनी मैटर, हम किसी भी मैटर पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी स्पेक्यूलेट नहीं करेंगे। जितने भी देश हमसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले हमारे साथ वर्किंग रिलेशन बनाना होगा, और सोमालीलैंड में डिप्लोमेटिक मिशन खोलना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका? पूछा गया था गाजा के लोगों को क्या आप रिसेटल करेंगे, तो उस पे इन्होंने ये जवाब दिया। इसका मतलब ये हो रहा है कि सोमालीलैंड कह रहा है हाँ गाजा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बदले में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो गोल है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो और दुनिया के सारे पावर्स हमें रिकॉग्नाइज करें, उसको परस्यू कर रहे हैं 1991 से, तो वो अगर आप पूरी कर दीजिए तो गाजन्स को हम ले लेंगे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो सोमालिया बड़ा नाराज हुआ। वो कह रहा है सोमालीलैंड कोई सेपरेट कंट्री नहीं है, वो ये फैसला नहीं ले सकता, ये हमारी टेरिटरी है, वहां पे कैसे गाजन्स आके बस जाएंगे, और ये हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बड़ा क्लोज रिश्ता रहा है पैलेस्टीनियन कॉज से। सोमालिया ने उसे हमेशा सपोर्ट किया है, और कहीं ना कहीं वहां पे गाजन्स को आज हम अपनी ही भूमि में बसा देंगे तो उनके साथ ये धोखाधड़ी होगी। लेकिन सोमालीलैंड कह रहा है तुम होते कौन हो, तुम्हारे यहां तो अब हमारे यहां चलती नहीं है, हम तो एक सेपरेट कंट्री बन चुके हैं, हम अपना सब कुछ स्वयं चला रहे हैं, तो तुमसे पूछ के थोड़े ही करेंगे। तो दोस्तों यहां पे सोमालिया भले नाराज है, लेकिन सोमालीलैंड इससे डिसीजन के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अब दोस्तों यहां पे प्लान में अपोजिशंस क्या आ रहे हैं, जरा देखते हैं। पहला दोस्तों पैलेस्टीनियन अपोजिशन है। पैलेस्टीनियंस अगर आप देखें तो हमास लीडर हो गए, वो सब बार बार कह रहे हैं ये ट्रंप का जो रिवियरा प्लान है ये बिल्कुल गलत है, हमें इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, दिस विल बी एथनिक क्लींजिंग, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर होगा। लेकिन दोस्तों आप पंगा ले रहे हैं पश्चिमी देशों से। पश्चिमी देशों से अगर हम उनकी बात करें तो वो नैरेटिव गढ़ने में बड़े तेज हैं। यहां पे ब्रिटिश मीडिया में देखिए क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है। टेलीग्राफ ने कोई अपना सर्वे वगैरह करवा दिया, और आप देख सकते हैं ये 21 मार्च का है। आधे से अधिक गाजन्स कहते हैं कि हम तो छोड़ देंगे गाजा को यदि हमें मौका मिला जाए, हमें मौका दिया जाए तो ट्रंप ने जो कहा था कि ये लोग तो छोड़ देंगे, बस मौका तो दीजिए,
तो वो मौका ट्रम्प बोलेंगे हम दे रहे हैं आपको, जाइए छोड़ के, कोई एथनिक क्लींजिंग नहीं हो रही, सब अपने मन से जा रहे हैं, तो ये सारी बातें यहां पर हो जाएंगी। दूसरा दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम हो सकता है डेमोग्राफी का। सोमालीलैंड की पॉपुलेशन कितनी है? 60 लाख। जी हां दोस्तों, 6 मिलियन लोग, वर्ल्ड्स पुअरेस्ट रीजन कहते हैं। गाजा स्ट्रिप की पॉपुलेशन कितनी है? 21 लाख लोग। तो 21 लाख लोग यानी 1/3 से भी अधिक लोग यदि सोमालीलैंड चले जाएंगे तो उसकी डेमोग्राफी पूर्ण रूप से अनस्टेबल हो जाएगी। तो यहां पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या सभी गाजन्स को सोमालीलैंड भेजा जाएगा या कुछ परसेंट को भेजा जाएगा? तो यहां पे ये एक सवाल उठाया जा रहा है। दूसरा दोस्तों, यहां पे कई लोग कह रहे हैं कि सोमालीलैंड तो सबसे गरीब अति पिछड़ा इलाका है, वहां पे आप कैसे गाजन्स को भेज सकते हैं, उनका क्या होगा? तो जरा जीडीपी कंपैरिजन देख लीजिए। गाजा की जीडीपी पर कैपिटा $1000 से $1500 है। ये वॉर के पहले की बात थी। वॉर के बाद तो जीडीपी पर कैपिटा $500 पर पर्सन रह गई है। वहीं सोमालीलैंड की जीडीपी पर पर्सन कितनी है? $1361। और ये दोस्तों ग्रोथ रेट मोर देन 4% का है। तो आपको तो बेहतर इलाके में भेजा जा रहा है, तो यू शुड बी, ट्रम्प क्या बोलेंगे जो ज़ेलेंस्की को कहा था, यू शुड बी थैंकफुल। तो वही वापस से कहा जाएगा यहां पे। खैर दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ा खतरा तो सोमालीलैंड के लिए है, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। ऐसे ही नहीं, आप अगर देखें तो इजिप्ट का जो बॉर्डर लगता है यहां पे आप देखें गाजा स्ट्रिप से, वो ऐसे ही नहीं इस प्रकार से दीवार के लेयर दर लेयर दर लेयर से सेपरेट किया गया है। क्योंकि इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, जो वहां के देश सीख चुके हैं, जो कह रहे हैं भैया पैलेस्टीनियंस को हम ना लेने वाले। कारण क्या है? पैलेस्टीनियंस जब जॉर्डन और लेबनान 1948 अरब इजरायली वॉर, 1967 सिक्स डे वॉर के बाद माइग्रेट किए थे, तो दोनों ही देशों को उन्होंने पूर्ण रूप से डिस्टेबल कर दिया था। और इसमें पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा रोल था। सबसे पहले जॉर्डन की बात करते हैं। जॉर्डन में जब ये पैलेस्टीनियंस गए थे तो पीएलओ ने स्टेट विद इन अ स्टेट बना दिया था। जो भी रेफ्यूजी कैंप्स थे जहां पे पैलेस्टीनियंस रहते थे, उसके ऊपर पीएलओ अपना फौज रखता था, उसके ऊपर पीएलओ के ही कोर्ट थे, उसके ऊपर पीएलओ के ही टैक्सेशन सिस्टम थे। तो वो लोग एक स्टेट विद इन अ स्टेट की तरह ऑपरेट करते थे। और फाइनली पीएलओ ने क्या किया था? पीएलओ ने जॉर्डन के किंग हुसैन का असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था। उसके बाद जॉर्डन ने क्रैकडाउन किया था और उसमें भी भाड़े के टट्टू पाकिस्तानी फौजियों को बुलाया गया था कि आओ एक एक पीएलओ वालों को पीट पीट के भेजो, और सबको भेज दिया गया था लेबनान। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये लेबनान जाते हैं मिड 1970s में पीएलओ की आर्म्ड प्रेजेंस इतनी हो जाती है कि 20,000 फाइटर लेबनान के फौज पे भारी पड़ जाते हैं। और उसके बाद क्रिश्चियन, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम, ड्रूज, जो सब लेबनान में हंसी खुशी के साथ रहते थे, उनमें लड़ाई छिड़ जाती है, क्योंकि ये सेक्टेरियन बैलेंस बिगाड़ देते हैं अचानक से। वहां पे अगर आप देखें तो ये जब जाते हैं तो एक तबके को मजबूत कर देते हैं, और फिर वहां पे इसी प्रकार से अगर आप देखें तो लेबनान का क्या हुआ आप जानते हैं। वो लेबनान जिसका बेरूत एक टाइम में पेरिस ऑफ द मिडल ईस्ट कहा जाता था, स्विट्जरलैंड कहते थे लेबनान को, स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट, उसका क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ, अभी भी आप देख ही रहे हैं। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे दोस्तों यदि आप पैलेस्टीनियंस को ले रहे हैं इस संख्या में, तो आपको भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि सोमालीलैंड जो आगे बढ़ रहा है उसको वापस सोमालिया बनने में ज्यादा देर नहीं लग सकता, यदि इतिहास हमें कोई बात बता रहा है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक करना ना भूले, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आपके लिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है हमारा, बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए हम लाए हैं। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।